नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ जो कभी नक्सलवाद के अंधेरे साए में डूबा हुआ था, अब एक नई सुबह की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दशकों से नक्सलियों का दर्द झेल रहे छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्र में अब शांति की बयार बहने लगी है। नक्सल के खात्मे के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख मुकर्रर की है और अब छत्तीसगढ़ में साय सरकार के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ अभियान को देखकर यह साफ हो गया है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक का काम तमाम हो जाएगा। लाल आतंक का गेम ओवर। बैकफुट पर नक्सली, अब सरेंडर ही रास्ता। नक्सलवाद का खात्मा, विकास की बढ़ती रफ्तार। छत्तीसगढ़ दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, विकास दम तोड़ रहा था। कई ऐसे इलाके भी थे जहां विकास तो दूर, जवानों की एंट्री भी बैन थी। घने जंगलों में नक्सलवाद तेजी से फल फूल रहा था। आलम यह था कि लाल सलाम छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम बनता जा रहा था। नक्सलवाद के जख्म इतने गहरे हो चुके थे कि 30 दिल्ली तक महसूस होने लगी। फिर बना वो मास्टर प्लान जिसने लाल आतंक को जड़ों से हिला दिया। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को मिटाने के लिए काम किया जाने लगा। लगातार कई एनकाउंटर, सरेंडर, विकास ने तेजी पकड़ी और अब नक्सलवाद का गेम ओवर होने वाला है। 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। नवंबर चल रहा है, बस 3-4 महीने बाकी हैं टारगेट 2026 का। वो टारगेट जो देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय किया गया था। अब धीरे धीरे नक्सल का दायरा सिमटता जा रहा है। नक्सलवाद अपने अंतिम पड़ाव पर और विकास रफ्तार भर रहा है। एक एक कर सुरक्षा बल बड़े नक्सलियों का काम तमाम कर रहे हैं। नक्सल लीडर बसव राजू से लेकर हिडमा तक सभी नक्सलियों का द एंड हो चुका है। सुरक्षा बल घने जंगलों में खड़ी पहाड़ियों पर अभियान चलाकर नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की जमीन से लाल आतंक का नामो निशान मिटा रहे हैं। नक्सलवाद का समापन होने वाला है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और जो बस्तर का क्षेत्र है जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। नक्सल के खिलाफ इस अभियान में सीएम विष्णुदेव साय न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि खुद भी कई बार बस्तर के दौरे पर रहे। हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में पुलिस लाइन परिसर में पंडुम कैफे का शुभारंभ किया। ये कैफे बस्तर में सामाजिक आर्थिक बदलाव के नए अध्याय की शुरुआत है। खास बात यह है कि ये कैफे समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वालों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित है या आत्मसमर्पित है उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी।
अगर आंकड़ों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के एक्स पोस्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 16 अक्टूबर तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 477 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये आंकड़े 16 अक्टूबर तक के हैं। इसके बाद भी सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ अभियान चलाए और नक्सलियों का काम तमाम किया। अब छत्तीसगढ़ के वो इलाके जहां खौफ की लहर और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, जहां जाने से पहले लोगों को सोचना पड़ता था कि वापस बचकर आएंगे या नहीं, वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं, कैंप खोले जा रहे हैं और विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंगलवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत स्तंभ को मार गिराया। बस्तर का सबसे कुख्यात नाम हिडमा, बड़े हमलों का मास्टरमाइंड, जवानों की मौत के जिम्मेदार इस खूंखार नक्सली को मार गिराया गया। कैसे हुई ये मुठभेड़, कैसे गिरा जंगल का सबसे खतरनाक साया, देखिए रिपोर्ट। बस्तर का सबसे कुख्यात नाम हिडमा, 27 बड़े हमले, 150 से ज्यादा जवान शहीद, आतंक का मास्टरमाइंड ढेर। जंगलों की अंधेरी खामोशी में एक नाम 3 दशक तक दहशत की तरह गूंजता रहा। हिडमा सुकमा के पुवर्ती गांव में 1981 में जन्मा यह लड़का महज 16 बरस की उम्र में 1996 में हथियार उठा चुका था और उसके बाद शुरू हुई ऐसी खूनी कहानी जिसने बस्तर के इतिहास को खून से लाल कर दिया। हिडमा सिर्फ एक नक्सली नहीं था, पीजीएलए बटालियन 1 का हेड, माओवादी संगठन की स्पेशल जोनल कमेटी और सेंट्रल कमेटी का सदस्य, यानी जंगल के भीतर पैदा होने वाली हर बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड। 2004 से 2024 तक लगातार 27 से ज्यादा हमलों की प्लानिंग, अगुवाई और एग्जीक्यूशन, हर हमले के पीछे एक ही दिमाग काम करता था, हिडमा। सबसे बड़े, सबसे खतरनाक, सबसे खूनी हमले एक एक करके इसी की छाया से निकले। 2010 ताड़मेटला देश के नक्सल इतिहास का सबसे भीषण हमला, 76 जवान शहीद, हिडमा की प्लानिंग। 2013 जीरम घाटी कांग्रेस के काफिले पर हमला, कांग्रेस के बड़े नेता समेत 30 मारे गए। यह ऑपरेशन भी हिडमा की प्लॉटिंग थी। 2017 बुर्कापाल, सीआरपीएफ के 24 जवानों को निशाना बनाया। जंगल की रणनीति, पोजीशनिंग, एम्बुश, सब कुछ हिडमा की सिग्नेचर स्टाइल। 2021 बीजापुर हमला, सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हमला, खूनी साजिश में 22 जवान शहीद, हिडमा का कुचक्र। 2023 अरणपुर आईईडी ब्लास्ट, आईईडी ब्लास्ट में 9 डीआरजी जवान शहीद, एक सिविलियन की मौत। हिडमा की क्रूर मानसिकता का प्रमाण, वह सिर्फ हमला नहीं करता था, हमले डिजाइन करता था। जंगल, भूगोल और गुरिल्ला टैक्टिक्स का सबसे खतरनाक जानकार। उसकी पहचान थी चंद मिनटों का हमला और फिर पूरा दस्ता जंगल में गायब। उस पर 1 करोड़ का इनाम था, लेकिन वह कभी कैमरे में नहीं आया, कभी किसी की पकड़ में नहीं आया। उसकी लोकेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी कमांड, सब कुछ घने जंगलों की परछाइयों में छिपा रहता था, लेकिन परछाइयां भी हमेशा बच नहीं पाती। और आज बस्तर के जंगलों का सबसे खतरनाक साया जमींदोज हो चुका है। इसी खुशी का जश्न बस्तर में मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खत्म करने के फुल प्रूफ प्लान में नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है और इस सरेंडर के बाद एक नई जिंदगी के लिए पुनर्वास नीति को और मजबूत बनाया गया। 1 मार्च 2025 को आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए एक नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी गई, जो उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा का आश्वासन देती है। इसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन व आवास के साथ स्वचलित हथियारों के लिए 5 लाख तक की राशि दी जाएगी। वहीं नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने पर उनके स्वजन को भी 50,000 की राशि दी जाएगी।
अविवाहित विधवा या विधुर नक्सलियों को 3 साल के भीतर विवाह के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सली को कृषि भूमि या 2 लाख की संपत्ति सहायता मिलेगी। नीति में नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो किए गए थे पुनर्वास नीति के तहत, और इसके चलते कितनी बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी ओर कितनी तेजी से हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ हैं पीके मिश्रा जी, रिटायर्ड एडीजी है बीएसएफ के, और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और रूपेश, सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से नक्सलियों का आत्मसमर्पण हमने देखा है, जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा हमने देखा है बीते कई दिनों में, अब जिस तरह से कल हिडमा का खात्मा हुआ और आज पोस्टमार्टम होना था, अभी उसको लेकर के क्या कोई ताजा अपडेट निकल के सामने आया है? देखिए, चूंकि हिडमा को आंध्र प्रदेश में ढेर किया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ में जो खबरें आ रही हैं वो आंध्र प्रदेश से आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि आज रात को हिडमा का शव उसके गांव पहुंच जाएगा और कल शायद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं। इस बीच में जिस तरह से खबरें आ रही थी, सुबह बड़ी अच्छी खबर आ रही थी कि देवजी भी मारा गया है, जो कि नक्सलियों का सुप्रीम कमांडर है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन जिस तरह से हिडमा मारा गया उसके बाद ये समझिए कि अब जो नक्सलवाद है न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि तमाम राज्यों में अब वो सिर्फ अपाहिज हो चुका है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई है नक्सलवाद की। और हिडमा वो व्यक्ति था जो लगातार ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता था, जिसके पीछे लड़ाके थे। नंबर 1 बटालियन का कमांडर था, सीसी कमेटी में था। इसके अलावा जो दंडकारण्य स्पेशल कमेटी है उसका हेड था। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी और तमाम ऑपरेशन, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि हर ऑपरेशन में इसका नाम आता था। जितनी भी नक्सलियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है, उन पर कायराना हमला किया है, उस कायराना हमलों का मास्टरमाइंड और उसका मुख्य लड़ाका हिडमा ही हुआ करता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है और लगातार जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद इस बात को बार बार कह रहा है कि अब नक्सलवादियों के सामने जो सबसे आसान विकल्प है कि वो सरेंडर करें। जी। जो नंबर 1 बटालियन में थे उनमें से भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर है, ऐसी चर्चा चल रही है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वहां भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नक्सलियों के पास भागने की बची नहीं है। उनके सामने यही रास्ता है कि वो सरेंडर करें, और सरेंडर अगर नहीं करेंगे तो जवान उनको ढेर करेंगे। अगर हथियार लेकर के जवानों पर वो अटैक करते हैं तो जिस तरह से बस्तर में 50 साल तक, 40 साल तक लगातार आतंक मचा के रखा था, उस आतंक का अंत अब नजदीक दिखता बिल्कुल है। ये अंत तो नजदीक दिखाई भी दे रहा है। मैं लौटूंगी रूपेश आपके पास। एक बार मैं खास मेहमानों का फिर से रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल शशांक शर्मा जी आप ही से रहेगा। चाहे तो हम आत्मसमर्पण की बात करें, चाहे विकास की बात करें, और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं जो लगातार जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच में जब हिडमा मार गिराया जाता है, इसको कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखेंगे उस लक्ष्य की ओर जो कि अभी हासिल करना बाकी है? देखिए कीर्ति जी, ऐसा है कि जो इच्छा शक्ति होती है सरकार की, सरकार से अधिक ताकतवर देश में कुछ भी नहीं है, और वो सरकार जो संविधान से चलती है। इसलिए संविधान के खिलाफ काम करने वाले, हिंसा हाथ में लेकर, हथियार लेकर हिंसा फैलाकर लोगों को डराने धमकाने वाले, लोगों की हत्याएं करने वाले, ये समाज इनको कभी स्वीकार नहीं कर रहा था। एक समय था जब ये लोग डरा धमका कर समाज को अपने साथ लेकर चलते थे। लेकिन आपने जो कहा कि जो विकास के कार्य हुए हैं पिछले 10-11 वर्षों में, अभी जो प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, वो जो एक नियत निलनार और तमाम जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है, उससे एक बात तो यह है कि सरकार के प्रति जो जनजातीय क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनका विश्वास बढ़ा है। दूसरा, जो 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद
माओवादियों के खिलाफ में एक रणनीति बनी थी जिसका नाम दिया गया था समाधान। उस समाधान के जो 8 शब्द हैं SAMADHAN, इनके एक एक शब्द पर केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से काम करना शुरू किया। यह एक्शन हमको पिछले 5-7 साल में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है, जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और जो डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं, तो डबल इंजन सरकार का जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस प्रदेश में आप मानेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है 31 मार्च का, और उसका असर हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ समाधान के तहत जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उन दोनों के कारण प्रदेश में नक्सलियों के दांत खट्टे हो गए हैं, उनका जन समर्थन खत्म हो गया है। और ये जन समर्थन खत्म होना, मुझे लगता है कि नक्सलियों की सबसे बड़ी हार है। अब केवल वो जो कुछ मुट्ठी भर रह गए हैं, उनको भी बार बार सरकार की इच्छा शक्ति है, और जिस तरह से हमारे जवान लगातार तत्पर हैं, उसका ही ये नतीजा है कि हम बहुत ज्यादा करीब भी हैं। पीके मिश्रा जी, लेकिन बसव राजू की बात करते हैं, हिडमा जैसे बात करते हैं, जो कि कोर नक्सली लीडर्स थे। अब इनका मार गिराया जाना उन तमाम नक्सलियों पर जो अभी भी एक्टिव है, छिपे बैठे हुए हैं, जिनसे लगातार सरकार ये कह रही है कि आप आइए, मुख्य धारा में जुड़िए, आत्मसमर्पण कर दीजिए और हम आपके विकास उत्थान के लिए काम करेंगे, ये उनके लिए कितना बड़ा सबक होगा? पीके मिश्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, शायद म्यूट होगा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी, आप सुन सकते हैं मेरे को? सुन सकते हैं जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अब जो जैसे अभी सिर्फ बसव राजू और इनको उनको मत देखिए, आप वेणुगोपाल को देखिए। वेणुगोपाल जो सीएमसी मेंबर और जिसके ऊपर 6 करोड़ का बाउंटी था, उसने गढ़चिरौली में समर्पण किया। उसके बाद आप देखिए कितना समर्पण जो है शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक चीज है, पीएलजीए बटालियन का कमांडर, जो सीएमसी मेंबर, दंडकारण्य और बस्तर का जो कमांडर जो है, वो है माडवी हिडमा। हिडमा को ढूंढना बड़ा जरूरी था, क्योंकि 25 साल हुआ हम उसको ढूंढ रहे थे। वो अकेला आदमी, अकेला लीडर, जिसने तकरीबन 170 जवानों को शहीद किया हुआ है, और उसको पकड़ना बहुत जरूरी था। कराईगुटा हिल में जब ऑपरेशन हुआ अप्रैल में, तो उसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे और उसमें हिडमा मौजूद था। लेकिन हिडमा के पास तकरीबन 5 लेयर सिक्योरिटी होता है और वहां से बच निकला। उसके पास जब बसव राजू को मारा गया, उसमें 26 और नक्सलाइट्स मारा गए, उसके पास भी हिडमा होने का संदेशा था, लेकिन हिडमा वहां से भी निकल गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जैसे ऑपरेशन बहुत ज्यादा सख्त हो गया, तो हिडमा कोशिश किया छत्तीसगढ़ से आंध्र को निकलने के लिए, और वो अपना वाइफ के साथ और कुछ नक्सलियों के साथ 6 नक्सलाइट टोटल थे, वो आंध्र को जा रहे थे। और ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ब्रांच को मिल गया, जिसमें ग्रे हाउंड, आंध्र पुलिस, तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और ओडिशा पुलिस, ये मिल करके एम्बुश लगाए। पूरा जो है मेरेडमली फॉरेस्ट में, जो अलूरी डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर घेरा डाल दिए और वो बच के नहीं निकल सका और हिडमा मारा गया। और उसमें पीएलजीए 1st बटालियन खत्म हो गया, और ये वेपन चलाने के आदमी नहीं रहेंगे, उनका पूरे के पूरे आदमी सरेंडर करेंगे, और कोई उपाय नहीं है जी। मैं वो कल का बात हिडमा का नहीं बता रहा हूँ, मैं आज का बता रहा हूँ। वही अलूरी डिस्ट्रिक्ट में, वही मेरेडमली फॉरेस्ट में कल 2 ग्रुप क्रॉस कर रहे थे आंध्र को। एक ग्रुप में हिडमा था जो मारा गया 6 के साथ जी। आज सुबह भी कांटेक्ट साबित हुआ, 6 से 7 बजे कांटेक्ट हुआ, और वहां पर फायरिंग चला। और फायरिंग में ये भी पता लगा कि मेटूरी जोखा राव, जो वहां पर सेंट्रल कमेटी का मेंबर है आंध्र ओडिशा बॉर्डर का, और उसका निकनेम है टेक शंकर, वो मारा गया है। टोटल 7 नक्सलाइट्स मारे गए, जिसमें से 3 वुमेन कमांडर भी है। साथ में इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जो जेबजी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ नक्सलाइट्स, माओस का जनरल सेक्रेटरी, वो भी मारा गया है, लेकिन उसका कंफर्मेशन आना स्टिल बाकी है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है,
जो मेरेडिवाली फॉरेस्ट में कल और आज हुआ। ऐसा ऑपरेशन कराईगुटा ऑपरेशन के बाद ये सेकंड ऑपरेशन है जिसमें कि बड़े बड़े कमांडर जो है मारे गए। और उसमें पता लग अभी जो है अमित शाह जी बताए थे 30 नवंबर तक हिडमा या तो सरेंडर करे या पकड़ा जाए या मारे जाए। 12 दिन पहले उसको मार दिया गया। अब जो 31 मार्च का है 26 का, बिल्कुल, ये जो डेडलाइन सेट की गई है उससे होगा, पहले ही लक्ष्य हासिल होता हुआ हमने देखा भी है, और 31 मार्च की जो डेडलाइन है वो भी लक्ष्य हासिल होता हुआ हम देखेंगे। मैं लौटूंगी सर आपके पास जी। शशांक शर्मा जी, क्योंकि हम डेडलाइन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस डेडलाइन पर पहुंचने के बाद का जो बस्तर होगा, जो छत्तीसगढ़ होगा, संपूर्ण हम भारत की बात करते हैं, पोस्ट नक्सलवाद कैसा रहने वाला है? देखिए, कोई भी क्षेत्र, खासकर लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली में, जब आपके निर्वाचित प्रतिनिधि भय के वातावरण में रहेंगे और जो चुनने वाली जनता है वो भय के वातावरण में होगी, तो कभी विकास का सही असर जो है उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। ये जो माओवादी लोग हैं, नक्सली लोग हैं, जिनके भय से वहाँ का पूरे प्रदेश, वहाँ की जनता जो परेशान थी, जिसके कारण वहाँ पर मांदर की थाप सुनाई नहीं देती थी, वहाँ की संस्कृति एक तरह से वो डिस्प्लेस हो चुकी थी। वो मुझे लगता है कि जब वापस सब चीज़ें सामान्य होंगी, वापस गांव बसेंगे, वहाँ पर मांदर के थाप सुनाई देंगे, वहाँ पर वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वो बनेंगी, तो मुझे लगता है कि आम जनता विकास की धारा से जुड़ेगी। और प्रदेश की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में बस्तर में दोबारा किसी प्रकार के इस तरह की जो समस्या है वो खड़ी ना हो, उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो, वहाँ पर एक विशेष ध्यान देने की रणनीति बन रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन लगातार हो रहा है, वहाँ पर बस्तर पंडुम हम जो आयोजन कर रहे हैं, ये इसी बात से संभव हुआ है कि वहाँ पर एक भय का वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और संस्कृति जो होता है किसी भी क्षेत्र में, और जब वो भय मुक्त हो जाती है तो जनता जो है और प्रशासन दोनों मिल के जब काम करेंगे तो मैं आने वाले समय में एक बहुत उज्जवल भविष्य, क्योंकि तमाम संसाधन आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहाँ के जो मेहनत करने वाली जनता है, लोग हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। आज वहाँ पर अच्छे अच्छे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, IIT, NIT, मेडिकल कॉलेज से पढ़कर युवा जो हैं वो निकल रहे हैं। वो डर के मारे अपने क्षेत्र में जा नहीं पाते थे, क्योंकि नक्सली उन्हें अपने साथ ले जाते थे, नहीं तो उनको डराते धमकाते थे। जब वो वापस लौटेंगे अपने क्षेत्र में, वो न केवल व्यापार, उद्योग, बल्कि हर तरह के जो सामाजिक क्षेत्र के विकास है वो भी बस्तर के लोग आप खुद करेंगे। और एक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में, देश को विकसित दिशा में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, उसमें बस्तर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। बिल्कुल, देश को विकसित बनाने में बस्तर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। एक छोटा सा रिएक्शन में पीके मिश्रा जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्य जो है और जिस गति से हम चल रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित किया गया तो उससे 12 दिन पहले ही हिडमा को मार गिराया गया, उस लक्ष्य में जिस तरह से हम चल रहे हैं, क्या उससे पहले ही उसको हासिल कर लेंगे? देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2025 को ऐसा न हो कि भारत नक्सल मुक्त हो सकता है। जो आज का ऑपरेशन हुआ, कल तो तेलंगाना, आंध्र और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि हिडमा मारा गया। आज भी जो है सुबह, ये भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो कि उसी जगह पर, उसी जंगल में, और 7 नक्सलाइट्स मारे गए। 3 ओमैन नक्सलाइट से, साथ में जो है मैटूरी जोखा राव, जो टेक शंकर, जो IED एक्सपर्ट था, CMC का मेंबर था, वो मारा गया है। और अभी तक पता जो लग रहा है कि देवजी, उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी मारे गए हैं, लेकिन उसका पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है जो आज हुआ है। तो इससे मतलब मेरे को उठ रहा है, 1st बटालियन PLGA जो सबसे बड़ा खूंखार बटालियन था, जिसका कि लीडर हिडमा था, सब के सब सरेंडर करने वाले हैं।
इंफॉर्मेशन भी आ बिल्कुल रहा है। एक बड़ा लक्ष्य उनकी था और हिडमा उस जाने लक्ष्य के को बाद हासिल करने के लिए और कई भी महत्वपूर्ण बड़े बिल्कुल बड़े कदम उठाए गए, कई बड़े बदलाव किए गए, नीतियों को लाया गया, जिससे प्रभावित होकर के कई नक्सलियों ने मुख्यधारा में कदम भी रखा और जो नहीं रखे उनको अभी भी ये हिदायत दी जा रही है कि आप लौटें, और जो अभी भी रिवोल्ट कर रहे हैं उनको हमारे सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो ढेर कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।